कैसे हैं जी? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ और मैक्सिमम पावर आउटपुट को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर तो अपलोड कर लिया था, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी गहराई में चला गया था, तो फिर मैंने इसको अपलोड नहीं किया, इसलिए ताकि ये हज़म ना हो पाए आप लोगों से। तो इसको ज़रा शार्ट करके, आसान करके, ताकि जो बुक की बातें हैं वो आपको समझ आ जाएं, उसके मुताबिक मैंने लेक्चर ये बनाया है। तो बात करते हैं ईएमएफ और क्या है मैक्सिमम पावर आउटपुट। इसको समझने से पहले, ये टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि कन्फ्यूजन बंदे के पास रहती है कि यार ईएमएफ क्या है, तो पोटेंशियल क्या है। ये चीज़ें हमेशा कंफ्यूज कर रही होती है बंदे को। तो आज ये समझ आने वाली है आपको, जिस किसी को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में उसको भी समझ आएगी। तो बात करते हैं, किसी एग्जांपल से ही शुरू करेंगे। एक है हमारे पास टैंक है, मान लीजिए किसी हाइट पे रखा हुआ टैंक है, ओवरहेड टैंक का है इसको। एक ग्राउंड टैंक है जो कि नीचे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, और इनके बीच में पानी, वाटर सर्कुलेट कर रहा है। तो होगा क्या, अगर पानी ऊपर से नीचे आना चाहे, जी सर, नीचे ऊपर से नीचे आना चाहे, तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? यानी कि पानी को नीचे लाने के लिए कोई हमें वर्क करना पड़ेगा? नहीं, सिस्टम खुद वर्क करेगा, मतलब ग्रेविटी वर्क करेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे नो एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड, यानी कि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है ज़रूरत। नो एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड। अगर बात करें पानी को इधर से ऊपर ले जाना है, इधर से ऊपर यानी कि ओवरहेड टैंक पे लेके जाना है, तो हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा पानी के ऊपर, जिसकी वजह से जो ऊपर वाले टैंक में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इन केस ऑफ पंप और वाटर के केस में पंप चाहिए होगा, कोई पंप चाहिए होगा जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, मींस वर्क करेगा। वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके ओवरहेड टैंक में स्टोर होगा। यही काम तो चलता है। अब यही काम सेल और बैटरी के केस में भी होता है बच्चा। देखिए, सेल और बैटरी के केस में क्या होता है कि जो सेल रहता है या बैटरी रहती है, उसके पास भी हमारे पास लाइक है, सेल है, उसकी एग्जांपल भी क्या है, बैटरी या सेल ले लो या बैटरी ले लो। उसके अंदर भी सेल या बैटरी भी क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करेगा। किस चीज़ के ऊपर? यानी कि चार्जेस के ऊपर वर्क करेंगे ये। यानी कि सेल या बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को, क्या कह रहा हूँ देखो, अपनी केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या FSC में केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने ये बात ज़रूर पढ़ी होगी कि अगर कोई सेल है, ये कोई सेल है या बैटरी ले लो, तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होगा यहाँ पे। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स शो किए हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह होता है सर, हमें नहीं समझ आई। देखो, इसका मतलब ये आपने ये सेल तो पढ़ा होगा जनाब, ये कोई एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये है, मान लो, या इसको पॉजिटिव ले लो जनाब, और ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऐसा ही। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है, इसके दरमियान में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब इसमें आयंस जो है ना, अपोजिट उसमें मूव करते हैं। तो कहने वाली मोटी मोटी बात ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो सेल या बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करती है किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर वर्क डन करने में। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर वर्क डन करने में। वही वर्क डन एज अ रिजल्ट चार्ज में कौन सी एनर्जी लेकर के आता है? चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी लेकर के आता है? ज़रा मुझे बताएंगे आप, क्या लेके आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आता है। तभी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज क्या करता है, सप्लाई करता है बाहर के किसी बल्ब से, बाहर के किसी भी चीज़ से जिसको आप कनेक्ट करते हो। अब ये जी नहीं समझ आया? क्या होता है जी, इसके ऊपर केमिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर देता है। क्या चीज़ केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं? बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए, यहाँ आपने पढ़ा होगा डिसोसिएशन ऑफ आयंस होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। ये बात तो आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिकल एनर्जी यानी कि चार्ज जहाँ से यहाँ मूव करेगा, दैट मीन्स अगर कोई चार्ज, देखें ध्यान से, अगर कोई चार्ज, जहाँ से एक एक बात समझ आने वाली है, तो अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए सर, पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए, दैट मीन क्या होने वाला है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट की तरह है कि नहीं? अब इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यस सर, बन रही है। अब चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बन रही है। तो अगर मान लें कोई पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना है इस इलेक्ट्रोड की तरफ, मूव तो करेगा। दैट मीन कि ये नहीं कर पाएगा मूव। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है।
यहाँ पे समझ लो इस बात को। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको यहाँ अच्छी समझ आने वाली है। नेगेटिव, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करना चाह रहा है तो मूव नहीं कर पा रहा है, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट नहीं करता। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट मूव कर सकता है। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आ रहा है इस तरफ, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर हमें कोई वर्क करना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए, इस इलेक्ट्रोड में लाने के लिए, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल लाने के लिए। ये बात समझ आ रही मोटी मोटी? अच्छा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। तो सर ये इधर कैसे जाएगा, फिर कैसे जाएगा? इस टर्मिनल में, इस टर्मिनल में जाने के लिए एक और फोर्स इस फोर्स के अपोजिट लगती है। मैं इधर बनाऊंगा ताकि आपको समझ आएगी। ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरफ है, उससे एक और फोर्स जो बैटरी की फोर्स है या केमिकल की फोर्स है वो लेके जाएगी इस चार्ज को इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक। वो फोर्स ज़्यादा बड़ी फोर्स है इस वाली फोर्स से, जो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनी है, दैट इज Fe। वो क्या है? Fe क्या है जनाब? इलेक्ट्रिक फोर्स है। समझ आ रही है ये बात? और Fb क्या है जनाब? बैटरी की फोर्स है या केमिकल फोर्स है, बैटरी या केमिकल की फोर्स है। ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, ये कोई केमिकल फोर्स है। तो ये ज़्यादा बड़ी फोर्स है, किस फोर्स से? इलेक्ट्रिक फोर्स से। सर ज़्यादा बड़ी फोर्स है, कितनी ज़्यादा है? देखें इतनी ज़्यादा है कि चार्ज को ये इधर से इधर लाने में कामयाब हो जाती है बैटरी की, लेकिन ये फोर्स कम होती है, बैटरी जो पुरानी होती जाती है। सही है जी, सही है। तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं किस में? अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रही है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे यहाँ पे पंप ऊपर लेके जा रहा था अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए। अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। समझ आ रही है तो बोलो जी, समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक बैटरी की फोर्स लग रही है यहाँ पे। कौन सी फोर्स लग रही है? बैटरी की फोर्स लग रही है। वही बैटरी की फोर्स इस चार्ज को इधर लेकर के आ रही है। तो मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ ला के चार्ज को डिपॉजिट करती जाएगी। यस सर, करेगी। यहाँ पे चार्जेस आते जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। जहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि चार्जेस के ऊपर वर्क हो रहा है जी। वर्क होने की वजह से क्या क्रिएट होगा? यानी कि पोटेंशियल क्रिएट होगा जनाब। क्या होगा? पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को V कहते हैं। अब वो पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इसी तो इक्वल होता है। देखो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप मूव करवाते हुए जा रहे हो किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, आप नेगेटिव चार्ज, बास लोग इसको नेगेटिव चार्जेस के लिहाज से समझाते हैं कि नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन मैं लो पोटेंशियल से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब है लो पोटेंशियल, लो टर्मिनल या लो पोटेंशियल है, सही है। लो पोटेंशियल से लेके जा रहा हूँ हाई पोटेंशियल में। ये हाई पोटेंशियल है जनाब। देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कोई चार्ज लेके जा रहे हो तो वर्क होगा, उसमें पोटेंशियल स्टोर होगा। ये मार्कर है, लो पोटेंशियल है, इसको हाई पोटेंशियल लेके जा रहे हैं तो वर्क करके लेके जा रहा हूँ। दैट मीन इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर भी हो रहा है। तो यहाँ से लो पोटेंशियल से चार्ज जा रहा है हाई पोटेंशियल में। कौन लेके जा रहा है? बैटरी की फोर्स लेके जा रही है, एक नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लेके जा रही है। सर इसका क्या? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स ये कम है जी, ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये मूव करवाती हुई लेके जा रही है। सही है सर। तो ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा इनके बीच में? ये जो पोटेंशियल है वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे कहानी शुरू होती है ईएमएफ की। ईएमएफ की शुरुआत है, इसी पोटेंशियल को ईएमएफ बुलाया गया है। शुरू में ये ख्याल था कि चार्ज जहाँ से यहाँ आते हुए एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये चार्ज आ जाते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ईएमएफ को क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि ये एक फोर्स है। हकीकत में तो देखें तो बैटरी फोर्स लगाती है और नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर लगती है, लेकिन लगने के बाद यहाँ पे वर्क डन हो रहा है चार्जेस के ऊपर, और वर्क डन होने के बाद पोटेंशियल हो रहा है। एक्चुअल में वही पोटेंशियल जो टर्मिनल के अक्रॉस बना है, टर्मिनल के अक्रॉस बना है। कब बना है? जब कोई करंट बाहर फ्लो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पोटेंशियल मैंने जस्ट बनाया हुआ है, बाहर वो फ्लो नहीं कर रहा है करंट, तो बाहर फ्लो करेगा तो मैं तो इस तरह करंट भी शो करूँगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो शो करते हैं। तो मैंने वो शो नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने कहा कि ये पोटेंशियल बना है। तो जो ईएमएफ है, बेसिकली ईएमएफ है वो एक स्पेशल केस है जनाब।
स्पेशल केस है जनाब किसकी, आप पोटेंशियल की एक स्पेशल केस है। तो दैट मीन ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल, ईएमएफ पोटेंशियल के इक्वल हो सकता है, ये बात हम प्रूफ भी करेंगे यहाँ पे, हो सकता है ये बात प्रूफ भी करेंगे। अब आप समझिए बुक में कुछ और लिखा है, सर आप क्या बोले जा रहे हैं। देखिए बुक वाली बात समझ तभी आएगी जब ये चीज़ समझ आएगी। तो ठीक है जी, तो मैंने कहा ईएमएफ पोटेंशियल के इक्वल हो सकता है, तो दैट मीन मैंने ईएमएफ को कह दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यही भी कह सकते हैं। तो ईएमएफ भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये ईएमएफ की डेफिनेशन भी है जनाब। ईएमएफ की डेफिनेशन और भी बनी हुई है आपके पास, एक डेफिनेशन आगे जाके करवाऊंगा। एक डेफिनेशन ये है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करवाने में जो वर्क डन होगा ये होगा ईएमएफ होगा। तो सर एक और डेफिनेशन भी होती है, वो उस तरफ भी मैं जा रहा हूँ। अगर इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, सही है सर। अब यहाँ वर्क हुआ है, मैंने कहा था कि ये जो फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, एक है बैटरी वाली फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। सर अभी तो कह रहे थे आप ये ज़्यादा है, देखो इक्वल है कहने का मतलब है नियरली इक्वल है। ऐसा है कि ये, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है उससे, तो तभी तो वर्क हो रहा है। देखो हम कहते हैं ना किसी चीज़ को वर्क करके फोर्स लगा के ऊपर लेके जाने के लिए इसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो हम वेट के बराबर ही फोर्स लगा रहे होते हैं। देखें वेट के बराबर फोर्स लगें तो ये तो इधर ही रुकेगा, हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तभी ये ऊपर जाता है। तो दैट मीन यहाँ ये फोर्सेस को हम नियरली इक्वल भी ले सकते हैं। जिस तरह वेट और जो अपवर्ड फोर्स हम लगा के अपवर्ड फोर्स जो लगा के लेके जा रहे हैं इसको हम इक्वल लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और बैटरी वाली फोर्स इक्वल है, लेकिन बैटरी वाली थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं है कि कम है वो बहुत। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कहा ये दोनों सेम है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होगी जनाब, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मीन EQ हो जाएगा क्या, फोर्स की इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसकी इक्वल हो जाएगी EQ के। और बैटरी वाली फोर्स भी यही है, बैटरी वाली फोर्स भी यही है, बैटरी वाली फोर्स भी यही है। अब वर्क डन होना है, इधर से इधर मूव करें। मान ले इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, क्या है, D डिस्टेंस है। तो D डिस्टेंस तक चार्जेस ने मूव किया है, दैट मीन वर्क डन होगा किसके, बैटरी की फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बैटरी की फोर्स को मैंने ले रखा है EQ के इक्वल, क्योंकि बैटरी वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल है और यही EQ के इक्वल है। तो दैट मीन वर्क इक्वल होना है E इंटू Q और साथ में D होगा। तो वर्क इक्वल आ गया जनाब EQD के। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट करूँ तो यहीं से आपके पास पता चले। अब मैंने कहा कि कोई करंट बाहर नहीं जा रहा है जनाब, कोई करंट नहीं जा रहा है, जस्ट अंदर की बातें हो रही। तो यहाँ पे EMF इक्वल होना है, वर्क की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, EQ इंटू D डिवाइडेड बाई Q कैंसल, E इक्वल टू ED। सर ED क्या है, ED क्या चीज़ आ गया। देखो ED समझने के लिए आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ रखा है पिछले वाले चैप्टर में, क्या था, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यही तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ से पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, ED के, यानी कि V को हम लिख सकते हैं ED। V क्या है, बेसिकली पोटेंशियल है, तो E इक्वल टू V। E किसकी इक्वल हो गया, V की इक्वल हो गया। सॉरी। तो यहाँ पे हुआ क्या जनाब, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल। EMF किसकी इक्वल हुआ, पोटेंशियल की इक्वल हुआ। EMF किस चीज़ की इक्वल हुआ, पोटेंशियल की इक्वल हुआ। EMF इक्वल टू पोटेंशियल, तो यही कह सकते हैं EMF ऑफ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द V इज द पोटेंशियल है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको हम मान लें V पोटेंशियल है, V पोटेंशियल बना है। EMF ऑफ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ये पोटेंशियल कौन सा है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल है। इसका मतलब है बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का मतलब है चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाते हुए कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें या पोटेंशियल इसमें गेन करता है। तो हम कह सकते हैं EMF ऑफ सोर्स इज इक्वल टू किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन से टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, टू टर्मिनल्स बोल देंगे, दो टर्मिनल्स है ना, अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। क्या कह सकते हैं, EMF ऑफ सोर्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, व्हेन सर्किट इज क्लोज, नहीं बल्कि ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन का मतलब क्या है कि बाहर करंट नहीं जा रहा। सर ओपन वाली बात नहीं समझ आ रही, तो ध्यान से, ओपन वाली बात नहीं समझ आ रही तो आगे जाके आएगी। तो अभी ये लिख दो कि EMF ऑफ सोर्स इज इक्वल टू
potential difference across the terminals of a battery when no current is flows या when no current is flown from a battery, जब कोई करंट ना जाए तो तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही एक्चुअल में ईएमएफ होगा। कोई करंट बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बात आप जहन में रख लें। ये चीज़ आगे के लिए आपको मदद आएगी, आगे के लिए कंसेप्ट समझने के लिए आपको काम आएगी। तो ईएमएफ की डेफिनेशंस हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं, आप लिख लो अपने नोट्स में। समझ आ रही बच्चा? देख लें अब ये चीज़ें अगर समझ आ गई है तो अब हम बात करते हैं ईएमएफ के ऊपर कि ईएमएफ वाली बात कुछ समझ आ रही है सर, कुछ फील आया है कुछ। तो इस क्वेश्चंस में, इन लेक्चर्स के अंदर हमने कहा कि ईएमएफ किस चीज़ की इक्वल है, नथिंग बट पोटेंशियल। लेकिन ईएमएफ और पोटेंशियल इक्वल है तब जब कोई करंट फ्लो नहीं करे। यहाँ पे करंट क्या है? करंट आई ज़ीरो है, आई करंट ज़ीरो है, बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इक्वल होंगे। जब करंट फ्लो करेगा मींस बैटरी से बाहर करंट जाएगा या सेल से बाहर करंट जाएगा तो ये इक्वल नहीं रहते। क्या कह रहा हूँ ध्यान से, बैटरी से बाहर जाएगा तो इक्वल नहीं होते हैं। अब एक एग्जांपल दूंगा तब ये चीज़ें समझ आएगी कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, फिर ईएमएफ के अंदर यानी कि लोड रेजिस्टेंस क्या होती है, ईएमएफ के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ये चीज़ें समझ आनी है भैया। इसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये आपकी बुक में इक्वेशन दे रखी है, नीचे आएंगे पहले सफ़े में ही कि वो V इक्वल ले रहे ईएमएफ माइनस IR। तो ये इक्वेशन का फील आना ज़रूरी है, इस इक्वेशन का। ऐसे समझने में समझ लो, माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, आपको मतलब लिखने में तो लग रहा है तो, लेकिन इस चीज़ का फील भी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान से आप समझना, बने रहना। लेक्चर बोरिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ध्यान से आप यार शो कर दो, मतलब सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद ना यकीन करें दिल करता है और चीज़ें ला के बताई जाए, इनको और चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ। तो ये चीज़ आपने लाजमी शो करना है, अपना प्यार, अपना जो सपोर्ट है इसी तरह ही आप शो कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। फिज़िकली तो हम आमने सामने नहीं है, तो ऐसे आप ज़रा हमें सपोर्ट में मतलब ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि V इक्वल होता है ईएमएफ माइनस IR है। इस चीज़ का ज़रा मतलब समझ आना चाहिए। देखें मैंने कहा ईएमएफ और पोटेंशियल सेम हो रहा है तब जब करंट ज़ीरो हो। सही सर, हमें समझ आ गई, तब जब करंट ज़ीरो हो। लेकिन करंट ज़ीरो ना होने का मतलब है कि बैटरी से बाहर करंट चला जाए, बैटरी से बाहर चार्जेस मूव करना शुरू कर दें, तो उस वक्त ये चीज़ सेम नहीं रहती है, उस वक्त ये चीज़ सेम नहीं रहती है। ज़रा एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आपको समझ अच्छी आने वाली है। मोहब्बत में बड़े बाजार में, तो ठीक है सर आप समझा रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा अगर आप कोई वो लेकर के आते हैं, किस लिए करवा रहा हूँ, ताकि आपको लोड रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़, टर्मिनल पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ या इंटरनल रेजिस्टेंस वाली चीज़ें अच्छी से समझ आएगी। यही चीज़ें हैं इसके अंदर। V इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल, E इज़ द ईएमएफ और R स्मॉल r इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे आ जाए। तो मैंने कहा ये क्या है जनाब, ये कोई सर्किट है, ये कोई सेल है, इसकी ईएमएफ जो है आप बाज़ार से लेकर आए हो, बाज़ार से कोई सेल लाए, ये सेल का सिंबल है, ठीक है। बैटरी वाले में बताऊँ, आगे बुक में भी बना हुआ है। तो ये क्या है, सेल है। तो इसकी वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, मानते हैं सर, और इसकी रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है। अगर रेजिस्टेंस 4 ओम है तो हम कह सकते हैं कि सर जरा जहाँ का करंट कितना इसमें से गुजर रहा हो वो आप बताएंगे। देखो एक तो तरीका ये है ना, बाज़ार से हमने 12 वोल्ट लाए, उसको सर्किट के साथ लगा दिए किसी चीज़ के साथ, फिर हम चेक, मैं कापी लेके बैठ गई आपकी, मैं यहाँ चेक करूँ कि करंट कितना जा रहा है। एक कापी वाली कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन होती है, एक आप एक्सपेरिमेंटल बताएंगे। दो चीज़ें होती हैं ना, एक कैलकुलेशन होगी, एक एक्सपेरिमेंटल होगी। तो मैं यार कैलकुलेशन करके बताता हूँ। कैलकुलेशन के हिसाब से आप ओम लॉ लगाओगे ना करंट निकालने के लिए, तो ओम लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, देन V बाई R इक्वल टू I रहेगा। V कितना है जनाब, देखो आपने कहा V उतना ही है जितना EMF है, तो V की जगह अगर यहाँ EMF है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EMF डिवाइड बाई R भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। खैर आप करंट फ्लो करना लगाए तो इक्वल नहीं लिखना, आप जस्ट EMF जो बैटरी वाला है वही लगा देना। तो ये 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई रहेगा 4, तो दैट मीन कितना आएगा, 4 3 12, 3 एम्पियर आएगा करंट। हाँ जनाब,
आ गया करंट, करंट 3 एम्पियर आ गया। अब आप वोल्टेज निकालना चाह रहे हो तो वोल्टेज के लिए V इक्वल टू IR, देखो टर्मिनल वोल्टेज निकालना, ये बाहर कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है ये चेक करना चाहते हो। तो इसके लिए V इक्वल टू I, ये तो EMF है ना, I कितना है 3 और ये R कितना है 4 है, तो कितना आया 4 × 12 वोल्ट। आप बड़े खुश हुए जनाब कि जितना 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट की बैटरी थी, उतना ही आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रही है, यानी कि EMF मिल रहा है। सही है, तो मतलब जितना बाहर जो टर्मिनल बाहर जो पोटेंशियल है वो भी इतना ही मिल रहा है जितना बैटरी है। बड़े खुश हुए। उसी दौरान आपने चेक किया जनाब कि कोई वोल्ट मीटर और एम मीटर का यूज़ किया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वोल्ट मीटर यहाँ रखा, सीरीज़ में लगाते हैं वोल्ट मीटर, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, वहाँ पे है था, ये तो अभी पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में, इसके जिस सर्किट का आपने वोल्टेज निकालनी है, जिस एलिमेंट का, रेजिस्टर का, पंखे का, बल्ब का, उसके पैरेलल लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर लगाया और एक तरफ एम मीटर लगाया। तो एम मीटर में ऑब्जर्वेशन आपने की है, ये क्या चीज़ की है, एक्सपेरिमेंट किया है या ऑब्जर्व किया है आपने। ठीक है, पहले कैलकुलेशन ओमला शोमला लगा के आपने ये चीज़ें निकाल दी है। अब ले क्या कर रहे हो, अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वोल्ट मीटर भी लेकर के आए हो, एम मीटर भी लेकर के आए, तो दोनों को एक को सीरीज में लगा दिए, एम मीटर को ये पैरेलल में लगा दिए, तो होगा क्या। तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला जनाब करंट तो है वो 2 एम्पियर है, कम है करंट, किधर चला गया, इसके हिसाब से तो 3 एम्पियर आया था करंट, लेकिन जो बाहर की वोल्टेज है, ये रेजिस्टर के साथ जो वोल्टेज है वो कितनी है, 8 वोल्ट है। ओहो हो, ये क्या, पहले तो 12 वोल्ट थी एमएफ, यहाँ कैलकुलेशन में भी 12 वोल्ट निकल रही थी, अब आपने वोल्ट मीटर में देखा तो वो कम निकल रही। दैट मीन की जितना ईएमएफ था, जितना बाज़ार से जो सेल लाए थे उसमें जो पोटेंशियल लिखा हुआ था 6 वोल्ट लिखा होगा, 12 वोल्ट जो भी लिखा होगा, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो 12 वोल्ट नहीं दे रही है। तो दैट मीन क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उसका हमेशा कुछ ना कुछ खुद की भी रेजिस्टेंस होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे इससे पहले कि जो ईएमएफ है वो बराबर हो रहा था पोटेंशियल की, तब जब कोई करंट बाहर ना जाए। अब करंट बाहर जाने लगा तो ये बराबर नहीं हुई, ईएमएफ और ये चीज़ बराबर नहीं हुई, पोटेंशियल बराबर नहीं हुई, एमएफ और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल जो बाहर जो वी है वो बराबर नहीं हुआ, वो बाहर जो वी है वो बराबर नहीं हुआ। अब बराबर रखना है कि ये 8 वोल्ट हो जाए और ये 12 वोल्ट है, तो बराबर तो नहीं है, ये 8 है ये 12 है, ये 8 है ये 12 है, बाहर वाला क्या है 8 है, ये क्या है 12 है। तो हमें बराबर रखने के लिए कुछ इस साइड में माइनस करना पड़ेगा, लगभग 4 वोल्ट माइनस, क्योंकि कितनी कमी आई है जनाब, 12 और 8 जहाँ पे 8 बाहर है 12 ये है, तो कितनी कमी है, 4 की कम है। तो 4 वोल्ट कहाँ गई, 4 वोल्ट कहाँ गई, तो ये जो 4 वोल्ट है इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डेसिपेट हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कहाँ पे ड्रॉप हुई है पोटेंशियल, इंटरनल यानी कि बैटरी के अंदर ही पोटेंशियल ड्रॉप होगी। तो इस बात को हम V को इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल, क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जनाब, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। समझ आ रही कि नहीं है। तो मैं इस चीज़ को, इसको V कहेंगे और ये EMF है, इसको 4 वोल्ट को इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बाहर है, इसको VT नाम देंगे। अब ये देखो मैं डेरिवेशन कराऊंगा, बोलेंगे सर ये क्या समझा रहे हैं, ड्राइव तो सर नहीं किया है पेपर में, वो मैं बात समझाऊंगा जहाँ जस्ट आपको समझ आ जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल का क्या मतलब है, अंदर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो पोटेंशियल कम हुई है आपको यहाँ पे, वो पोटेंशियल क्यों हुई, क्योंकि अंदर की रेजिस्टेंस है। अंदर की रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि देखो कोई सेल रहता है, कैसा होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में चार्ज मूव करता है, या इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जब चार्ज मूव करता है तो उस वक्त उस चार्ज को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, मतलब उस चार्ज को आने में मुश्किल जो रुकावट होती है, अपोजिशन होती है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, सोल्यूशन की वजह से। जैसे एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कंडक्टर खुद ही क्या करता है, रुकावट पेश करता है, यानी कि कोलिजन की वजह से। तो यही चीज़ सोल्यूशन के अंदर भी रुकावट होगी उस चार्ज को मूव करने में, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, सेल के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो इसको कहते हैं क्या चीज़,
टर्मिनल पोटेंशियल, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन मैं यहीं पे कर देता हूँ आपको, ताकि आगे आगे मैं टर्मिनल पोटेंशियल बोलूँ तो आपको समझ आने चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल तब होती है जब आपके पास बैटरी से करंट फ्लो करे। तो हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स में बाहर जो टर्मिनल है, यहाँ बोल दो या यहाँ बोल दो, ठीक है। टर्मिनल्स, द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट फ्लोस। वहाँ पे था व्हेन नो करंट फ्लोस, तब ईएमएफ था ना, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया, व्हेन करंट फ्लोस, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक और डेफिनेशन क्या है वो देख लें। ये मिटा दूँ जी, मिटा दूँ, तो मिटाते हैं जी। एक मैंने कहा एक और डेफिनेशन भी है। अब यहाँ पे मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल की, द पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल होता है, क्योंकि बाहर रहता है ना, तो इसको कह सकते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल कहा जाता है। समझ आ रही है जनाब? यस सर, यस सर, यस सर। तो ईएमएफ क्या हो गया, ये बात भी समझ आ गई। अब जरा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ मैंने कहा था IR, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। फिर वो डेरिवेशन जो बुक में है वो करवाऊंगा मैं आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस ये कोई बेकार चीज़ें नहीं है, आपको आगे के समझ आने वाली हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट पेश करता है, रुकावट पेश करता है चार्जेस के मूव करने के लिए, तो वही रेजिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस क्या, द रेजिस्टेंस ऑफर कौन करता है, कौन पेश करता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। क्या है जनाब? इलेक्ट्रोलाइट। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बोल दो या टर्मिनल्स बोल दें ऑफ बैटरी, तो उसको क्या कहा जाता है जनाब? उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है सर। इसका सिंबल क्या है, ये वो चीज़ें जान ले। सिंबल रहेगा क्या? सिंबल रहेगा R, स्मॉल r है। अब जरा कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? ये चीज़ वैसे आपकी बुक में आगे दी हुई है, तो मैं आगे नहीं बताऊंगा, यहाँ इसके साथ ही बताऊंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कब ज़्यादा हो सकती है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इस चीज़ को आपकी बुक में VR को क्या लिखा हुआ है वो मैं बताऊं। यहाँ से VT इक्वल टू था EMF माइनस क्या था, VR था। इसको IR कहा है, क्योंकि देखो खाली V जो होता है वो IR के इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे I रहेगा, R आएगा, स्मॉल r, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए। स्मॉल r क्यों आएगा, स्मॉल r इसलिए आएगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए आएगा। तो हमने सिंबल भी लिख दिया इसके लिए। क्या लिख दिया? सिंबल भी लिख दिया इस चीज़ के लिए। तो अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, I मतलब इंटरनल है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या है वो देख लें। सबसे पहला फैक्टर है जनाब, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं? नंबर 1, यानी कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, पहली चीज़ इलेक्ट्रोड्स में, ज़रा यहाँ पे इलेक्ट्रोड वगैरह कहानी बना दूंगा तो आपको समझ आएगी। अगर सेल की बात करें तो सेल बना के रहेंगे ना, ये अगर कोई सेल है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच का डिस्टेंस ये जितना ज़्यादा होगा, ये है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये जितना ज़्यादा होगा तो चार्ज आगे मूव करते करते इतनी रुकावट भी बढ़ती जाएगी। चार्ज आगे रुकावट बढ़ेगी, करीब होंगे तो फुच्चू करके यहाँ निकलेंगे, करीब होंगे फुच्चू करके यहाँ निकलेंगे। ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ज़्यादा रुकावट, ज़्यादा धक्के फक्के फील करने पड़ेंगे, धक्के छक्के, तो आगे ये आता जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? धक्के ज़्यादा फील मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है बहुत, दैट मीन कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है दैट मीन इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इंग्लिश बना देना इसकी, सही है। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों? दूसरा फैक्टर है कि हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
या इलेक्ट्रोलाइट बोलो यार, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इस पे डिपेंड करेगा। जितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा उतना ही आयन ज़्यादा होंगे, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इंटरनल। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा होने से तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, ज़्यादा। अगर ये कम हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। आई समझ, चीज़ें समझ आ रही है, लंबी चौड़ी नहीं है, सिंपल बातें करेंगे। तो नेक्स्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करती है जनाब, इसके प्लेट्स पे। जितनी चौड़ी प्लेट्स रहेंगी उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जितनी चौड़ी प्लेट्स होंगी, चौड़ी प्लेट्स मतलब है बड़ी बड़ी प्लेट्स, इलेक्ट्रोड बड़े होंगे, तो इलेक्ट्रोड्स के एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोड्स का एरिया ज़्यादा होगा दैट मीन रेजिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रोड्स का एरिया कम होगा दैट मीन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सही है सर, क्योंकि बड़ा सा एरिया होगा तो चार्जेस को जाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट फैक्टर जनाब है वो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। सर क्या, टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन ज़्यादा होना चाहिए, ये तो हमें नहीं समझ आएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है बैटरी के अंदर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। सोल्यूशन है ना, ये कंडक्टर तो नहीं है, कंडक्टर की तो वही चीज़ एकदम पिघल के नहीं वो हो जाता है, तो यहाँ पे कंडक्टर को पिघलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है ये पिघल जाता है, मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी जब कम होगी तो हम कह सकते हैं, विस्कोसिटी कम होगी तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आयंस हैं उनको मूव करना आसान हो रहा है। तो दैट मीन कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, टेम्परेचर अगर कम हो तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। बातें समझ आ रही है जी कि नहीं, बातें समझ आ रही है कि नहीं है सर, समझ आ रही है, चमक रही है चीज़ें, समझ आ रही है। देखिए हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डेरिवेशन हम करेंगे अब यहाँ पे। अब ये जो एक्चुअल में एक्सप्रेशन हमने कही कि यहाँ पे वी टी टर्मिनल पोटेंशियल है, मतलब वो पोटेंशियल जो बैटरी के सर्किट के अक्रॉस होता है बाहर, EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी बातें हमने कर दी है। तो अब हमें चाहिए कि क्या चाहिए जनाब, हमें चाहिए तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें एक्सप्रेशन चाहिए सर जो बुक वालों ने दी है। आप पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बस आप बुक वाली बातें करेंगे, लेकिन वो सब बुक वाली बातें यूँ चुटकियों में आपको समझ आने वाली है। क्या कह रहे हैं सर? यस सर, चुटकियों में। तो बुक वाले यहाँ से कहते हैं कि हमने एक सेल भी रखा है, बुक ने यहाँ से दी हुई है, बुक वाली चीज़ है। अच्छा, बुक ने यहाँ पे एक आपको एक सेल दिया हुआ है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाई है। बिल्कुल सर, हम देख पा रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ ना, अगर ये आपके पास वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप नेगेटिव वाली साइड बनाओ तब भी ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इंटरनल रेजिस्टेंस आप पॉजिटिव वाली तरफ भी बनाओ तब भी ठीक है। ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि किस तरफ बनाना है, तो आप कहीं भी बना सकते हो। बुक वाले ने हमें पॉजिटिव में बना के दिया है तो हम पॉजिटिव ही बनाएंगे, तो आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। सही है जी, नेगेटिव पे भी बना सकते हो। तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको बाहर बनाया जाता है। सही है, तो ये आपके पास कोई क्या होगा, बाहर का रजिस्टर होगा, लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर वो रजिस्टर जो बाहर सर्किट के अक्रॉस होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरी की पूरी बेट सेल है, ये सेल है, सेल में सिर्फ ये दो चीज़ें रहती है। तो ये सेल है, एक सेल दिया हुआ है आपके बुक में, सेल है, ये पॉजिटिव है तो यहीं से करंट फ्लो करेगा यूँ, और यूँ आएगा और यूँ जाएगा। साथ ही साथ बुक वालों ने एक बैटरी दी हुई है, बैटरी यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। बैटरी क्या होती है सर? बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। बहुत दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देते तो बैटरी बन जाती है। सही है, तो यहाँ पे आ जाओ, ऐसे दिया हुआ है आपको, तो अब ये बैटरी में भी दिया हुआ है, बैटरी के साथ भी दिया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये EMF होगा, यहाँ पे ये EMF होगा। तो ये आपके पास करंट ये आ रहा है, बुक वाले ने यही कहा। अब ध्यान से बुक वाली तरतीब और बुक वाली डेरिवेशन हम करेंगे। जो एक्सप्रेशन निकालनी है ये वाली एक्सप्रेशन, V = EMF - IR वाली एक्सप्रेशन, इसकी हम वो कर रहे हैं। देखो सिंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, RL कहते हैं इसको, या R भी कहा जाता है, ये दोनों किस में आपस में, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। हाँ सर क्या बात करें, यस सीरीज़ में, एक ही रास्ता है, करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। दैट मीन कि आप कह सकते हो सिंस क्या हो रहा है जी, सिंस
आर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आर एल इन क्या है, सीरीज़ में है। दैट मीन कि रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस केस में। देखो जब भी रेजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में होते हैं, 10 क्लास पढ़ के आ चुके हो, तो उनकी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लिखूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं जनाब, आर ई क्यू लिख दिया, और आर एल प्लस आर रहेगा। दिस इज़ द इक्वेशन 1। देखो पहले जो करंट मिल रहा था, हमें करंट वगैरह मिल रहा था, तो उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट ईएमएफ को डिवाइड कर दिया था किससे, आर से, लोड रेजिस्टेंस से। ये क्या बात कर रहे हैं सर, देखो ऐसे तो किया था ना, यहाँ बैटरी रखी थी, इसके ऊपर हमने एक रेजिस्टर रखा था, तो बैटरी रख के यहाँ पे रेजिस्टर था और बैटरी की ईएमएफ थी, तो हमने डायरेक्ट लोड रेजिस्टर की यानी ईएमएफ को करंट निकालने के लिए ईएमएफ जो है उसको डिवाइड कर दिया था लोड रेजिस्टेंस से। तो लोड रेजिस्टेंस हम अकेले लिए थे, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस लिए थे। अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्लस हो रही है, कोई और रेजिस्टेंस भी प्लस हो रही है। दैट मीन कि अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का करना होगा। तो हम यहाँ से करंट लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ किस में, पहले ये जो करंट की इक्वेशन ली थी ये हमने लोड रेजिस्टेंस और ईएमएफ की टर्म में लिखी थी। अब हमने ये जो करंट की इक्वेशन लिखनी है, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ की टर्म में लिखनी है। तो करंट इन टर्म ऑफ, समझ आएगी, अच्छा टर्म ऑफ किस में, लोड रेजिस्टेंस की टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म और ईएमएफ की। पहले सिर्फ लोड रेजिस्टेंस और ईएमएफ की टर्म में थी, अब चेंज हो रही है कहानी। सर के चेंज क्यों हुई, ये बात हमें बताएं। चेंज इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई। पहले हमने इसको निगलेक्ट कर रखा था, ये सेल के अंदर ही थी, इसको हम निगलेक्ट कर चुके थे, तो अब वो चीज़ हम शामिल कर रहे हैं। तो करंट इन टर्म ऑफ क्या लिख सकते हैं जनाब, इन टर्म ऑफ ईएमएफ और क्या है, ईएमएफ की टर्म में। और नेक्स्ट चीज़ बतलाओ, लोड रेजिस्टेंस, और बतलाओ एंड क्या चीज़, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, हमको हम ही से चुरा रहे हो, ऐसा है कि नहीं। तो ये क्या बनेगी जनाब, ये बन जाएगी I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हैं, ऐसा है। या I इक्वल टू लिखो जनाब V EMF डिवाइडेड बाय अगर मोटा मोटा डायरेक्ट समझ आ रहा है तो इस तरह लिखो, R इक्विवेलेंट लिखो। तो R इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि R इक्विवेलेंट के अंदर ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगी। तो इसको अगर इक्वेशन 2 कह दिया, इसमें पुट कर दें I इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय RL प्लस R, ऐसा है कि नहीं है सर, बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहे हैं, सही है। ऐसे तो हम कहेंगे जी इस R इन दोनों को इस I के साथ ले आइए, तो RL प्लस R रहेगा, EMF आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, IRL प्लस IR इक्वल टू E, बुक वाली चीज़ें आ रही, IRL तो ये होगा लोड पोटेंशियल बोलो या टर्मिनल पोटेंशियल है, तो ये इसको V प्लस IR इक्वल टू I कह सकते हो, V लिखो या VT भी लिख सकते हो। VT क्यों लिखेंगे, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल है, इसलिए इसको उधर ले जाएं, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू EMF माइनस IR। देखें यही पोटेंशियल हमेशा इसके अक्रॉस रहती है, बुक में भी लिखा हुआ है, इस चीज़ के अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमेशा जो EMF है उसमें से माइनस होके आती है, तो देखो टर्मिनल 8 थी ना, तो ये कितनी थी 12, इसमें से कितनी माइनस करूं तो 8 आ जाएगी, 8 तो तभी तो बनती है ना 4, तो देखो 4 कम करना होगा। जो पोटेंशियल है उसमें से इंटरनल वाली पोटेंशियल जो है ना, इंटरनल जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, खर्च हो रहा है अंदर चार्ज को मूव करने, उसको माइनस कर देना होगा, तभी तो आएगी 8, तभी आएगा। इस तरह 8 इक्वल टू 8 आया था, बाहर 8 हमेशा इंटरनल वाली पोटेंशियल जो अंदर जो इंटरनल पोटेंशियल खर्च होगी, चार्ज को या एनर्जी कह दो खर्च होगी चार्ज को मूव करवाने के लिए, वही माइनस होके आ जाएगी बाहर, समझ आएगी नहीं, बाहर जो बची कुची है वो बाहर इसी तरह आती है, समझ तो आ गई है सर। तो कहानी बड़ी सिंपल है, इस फार्मूले को लेके कुछ क्वेश्चन हो जाए आपके साथ तो फिर अच्छे से समझ और अच्छी आने वाली है।
तो यहाँ से हम पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ये बाहर होता है ना, इसको आप टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, तो इसके बीच में फ़र्क भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में की हुई, तो इसलिए हम कर रहे हैं, सही है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं छोटू मोटू, ये देंगे तो ये बोलो ये बोलो, उस तरह की बुक्स हैं के अंदर भी पड़ी हुई है, तो आप देख लेना। तो बात करते हैं, लेक्चर वरना लेंथी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ कराने बैठ जाऊँ तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे, लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर ये इतना घंटे का लेक्चर कौन देखे, हम तो 20 मिनट के लेक्चर देखने के आदी हो चुके हैं, लिहाजा हम छोटे ही लेक्चर देखेंगे, यही कहोगे ना। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो जाए आपके साथ, तो आप लंबे लेक्चर्स देने के आदी हो जाए, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ पे ईएमएफ और क्या है जनाब, ईएमएफ वर्सेस टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल या बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं ना। यहीं तक के था सफ़र अपना, हाँ गाने शाने गाती तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या क्या है जी, ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, यही डेफिनेशन हमने की थी, ईएमएफ इक्वल टू वी। तब मैंने कहा था ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू, शुरू से जिसने देखा है ना उसको समझ आएगी अच्छे से, ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल, क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लो, जब कोई करंट फ्लो ना करे। अब सर्किट क्लोज सर्किट ओपन का मतलब समझाता हूँ आपको। ये होता है आपके पास सर्किट की सारी चाबी, ओपन का मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस तरह ओपन होगा। क्लोज का मतलब है आपने इसको इसके नीचे कर दिया, मतलब फिर ये बंद कर दिया तो करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये क्लोज मतलब है। क्लोज का मतलब है करंट फ्लो कर रहे हैं, ओपन का मतलब है करंट फ्लो ना करे। तो समझ आ गई सर। तो यहीं से पोटेंशियल की डेफिनेशन है, द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लो या व्हेन सर्किट इज ओपन। तो कह सकते हैं, तो यही आपने शुरू में कही थी मैंने वहाँ बात। तो देखो, द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखेंगे, डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल ऑफ बैटरी, अक्रॉस दी टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी लिखो, या टर्मिनल्स लिखा है तो सही है, ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन। ठीक, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सर्किट क्या होता है, ओपन, यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है जी। क्लोज हो तो तब ये एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल, क्या सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट भी लिख सकते हो, या कोई ज़रा ऑफिशियल या कोई अच्छी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन क्या हो, करंट फ्लोस, या व्हेन सर्किट क्लोज लिख सकते हो जी। और बात सर और बताएंगे तो हमें समझ आ गई। तो ये ईएमएफ हर वक्त एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इवन सर्किट इज क्लोज, ये तब भी एग्जिस्ट करता है जब सर्किट क्लोज हो, ठीक है जी, बाकी टाइम भी करता है। इट एग्जिस्ट इवन सर्किट इज क्लोज, इट एग्जिस्ट, ये तब एग्जिस्ट करेगा, इसकी मौजूदगी कब होगा ये, व्हेन सर्किट इज क्लोज, व्हेन इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज, नहीं बल्कि व्हेन सर्किट इट एग्जिस्ट इवन सर्किट इज ओपन, ओपन होगा तब भी होगा, क्लोज में तो होगा। इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज, इट एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज। बढ़िया सर, समझ आ रही है। नेक्स्ट आ जाए। तो बातें करती हैं जी, बातें करते हैं। इट इज़ अ काज, ये क्या है, काज है, वजह है ये। ओए होए, इस तरह ना होना फिर पिछले की तरह आवाज़ ना आनी शुरू हुई। इट इज़ काज व्हेन, ये काज है, इट इज़ काज दैट इज़, यानी कि ये है, काज है, क्यों है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है जनाब, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
इट इज़ काज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ये। तो क्या है, इट इज़ इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब आएगा, ठीक है जी। इट इज़ इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है, दैट इज व्हेन इट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से आता है, ईएमएफ, इट इज़ ड्यू टू ईएमएफ, ईएमएफ का एक इफेक्ट है जी, ईएमएफ होगा तो ये चीज़ होगी, ऐसा है। नेक्स्ट आ जाए, तो इसको हम स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हैं टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। हाँ, यस, इट इज स्पेसिफिकली measured between two terminals of battery। ये क्या होगा, इट इज measured between any two points in a circuit। हाँ, यही तो डिफरेंस है, दो पॉइंट्स हो सर्किट में कहीं पे भी, वहाँ इसको मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टर है, बैटरी वगैरह है, ऐसा नहीं इधर मेजर करो, आप इधर और इधर रख के तो मेजर करते हो, वोल्टेज वोल्ट मीटर इधर रखते हो, तो किसी भी दो पॉइंट, अब मतलब इन पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल चेक कर सकते हो। अगर कोई दूसरा रेजिस्टर है तो वहाँ पे भी रख के इसको चेक कर सकते हो। तो ये इसके बीच में फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास। अब ज़रा कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, किससे रिलेटेड, उस इक्वेशन से रिलेटेड, तो फिर मैं उस तरफ जाऊँगा। हाँ, किस तरह जाएंगे, मैक्सिमम पावर आउटपुट। यस सर, मैक्सिमम पावर आउटपुट, इसकी तो हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। देखो काफ़ी चीज़ें दी हुई है, गहराई में जाना कि जा डूब के पढ़ेंगे तो तब समझ आएगी। तो ये आपने पढ़ी थी, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। इस क्वेश्चन को लेके स्पेशल केसेस बनती है यहाँ पे, स्पेशल केसेस। हाँ जनाब, स्पेशल केसेस व्हेन सर्किट इज़ ओपन। पहले केस है व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन हो तो तब ये इक्वेशन क्या होगी जनाब, ई माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आई ज़ीरो होगा, सर्किट ओपन का मतलब है कोई करंट नहीं जा रहा, तो आई क्या होगा, ज़ीरो। तो दैट मीन कि वी टी क्या होगा, ई एम एफ माइनस आई की जगह ज़ीरो पुट कर दो, आर आएगा, वी टी क्या आएगा, ई एम एफ के। यानी कि व्हेन सर्किट इज ओपन दैट एट दैट टाइम की टर्मिनल पोटेंशियल एंड ई एम एफ ऑफ सोर्स विल बी इक्वल। यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है, बाहर का पोटेंशियल है, वो और ईएमएफ का सोर्स यानी कि इक्वल होता है ईएमएफ का पोटेंशियल। ये शुरू में भी आपको समझ आई थी वहाँ पे भी। तो ये एक केस हो गया। लेकिन केस टू है जनाब कि व्हेन सर्किट इज क्लोज, व्हेन सर्किट इज क्लोज, याद ये रखना है कि जब सर्किट क्लोज है तो एट दैट टाइम सेल या बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है। हाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं सर, डिस्चार्ज का मतलब ये है कि बैटरी से चार्ज बाहर जा रहा होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है, बैटरी एनर्जी देती है। डिस्चार्ज का मतलब ये, बैटरी एनर्जी देती है अपनी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो यही हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उस वक्त क्या होगा जनाब, यानी कि करंट बाहर जा रहा है सेल से, तो एट दैट टाइम होना क्या है, ये बाहर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा कम होगा। क्यों होगा, बिकॉज आप बता चुके हो ईएमएफ माइनस आईआर, तो ईएमएफ से कुछ चीज़ कम हो जाएगी, तो तभी तो बाहर वाली इक्वल होगी। एट दैट टाइम आप ये पीछे देख चुके हो कि मतलब यहाँ से कुछ कम चीज़ माइनस करके इसके इक्वल लानी पड़ती है। अदरवाइज यानी कि यहाँ से इस इधर ले आएँ तो वी टी प्लस आई आर कर दें, देखो इस वी टी के साथ कुछ चीज़ प्लस हो के ईएमएफ के बराबर आ रही है, या यूँ कह लो, या ईएमएफ से कुछ चीज़ माइनस हो रही है। तो दैट मीन कि इस टाइम क्या होता है, आप आपको अभी पीछे भी मैं बता चुका था, इक्वल नहीं आ रहा वो एग्जांपल में, तो ईएमएफ ग्रेटर होता है पोटेंशियल के। तो व्हेन सर्किट इज इन क्लोज, यानी कि सर्किट क्लोज होता है, एट दैट टाइम पोटेंशियल ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, व्हेन यानी कि सेल इज चार्जिंग, एट दैट टाइम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में से टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, व्हेन चार्जिंग वाली सिचुएशन आ जाए, चार्जिंग ऑफ बैटरी या चार्जिंग ऑफ बैटरी कह लो या सेल कह लो, ये पूछ भी लेते हैं वाई टर्मिनल पोटेंशियल इज इंक्रीज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी या सेल।
उस वक्त देखो बेटा क्या होना है, आपके पास ये टर्मिनल पोटेंशियल है, मैंने कहा E माइनस आई आर होता है। ये कैसे होता है, आप ऐसे लेते हो ना, अगर ये बैटरी है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस वक्त करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसे जाता है, करंट इस तरफ जा रहा है, ऐसे करंट इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए ये इक्वेशन है। अब मोटा मोटा ये समझो, करंट के लिए इक्वेशन ये है, फॉर व्हाट, डिस्चार्जिंग के लिए। अब ड्यूरिंग चार्जिंग आप ये बात लिख दोगे, यहाँ नीचे बुक में भी लिखी हुई है, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या चीज़ रहती है, मेन बात ये करनी है, ड्यूरिंग चार्जिंग द करंट विल रिवर्स, करंट क्या होगा, रिवर्स होगा, करंट विल रिवर्स, करंट रिवर्स कर देगा। मतलब क्या है कि अब आपका करंट जो है वो बाहर जा रहा था, अब अंदर आएगा, ऐसे फ्लो करने लगेगा, इधर फ्लो करने लगेगा करंट, तो करंट रिवर्स हो रहा है। मतलब करंट की साइन जो है ना, रिवर्स होने से आई नहीं लेंगे बल्कि माइनस आई लेंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं जी जी। तो आपकी ये जो इक्वेशन है EMF माइनस आई आर है, तो ये क्या होगी देखना, EMF माइनस आई आर, माइनस आई लिख सकते हैं। क्यों लिखे सर माइनस, ये क्यों लिखा, क्योंकि आई मैंने कहा माइनस हुआ, माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, EMF माइनस माइनस प्लस हो जाना है, आई आर होती है। तो अब आप इस इक्वेशन को लिख के उनके सामने पेश कर सकते हो कि देखो अब टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल जो है ना EMF प्लस इंटरनल पोटेंशियल हो रहा है, कि उस वक्त आपको बाहर से उतनी देनी पड़ेगी ताकि वो बैटरी खुद भी चार्ज हो और इंटरनल पोटेंशियल को भी खुश कर सके, इंटरनल पोटेंशियल को भी खुश कर सके। खुश करने मतलब उसको भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, तब उतनी बैटरी, मतलब 12 वोल्ट आप दे रहे हो, ध्यान से, अगर 12 वोल्ट दे रहे थे, 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करना है, ये 12 वोल्ट एग्जांपल मैंने ली इसलिए बोल रहा हूँ, 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करना है तो आपको प्लस 4 वोल्ट और देनी होगी, क्योंकि 4 वोल्ट इसको चाहिए होती है, तो 12 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, तो आपको कितनी देनी होगी, 16 वोल्ट देनी होगी, तभी इसके बराबर होगा। तो बाहर से चार्जिंग के वक्त 16 वोल्ट देनी होगी, तब 12 वोल्ट चार्ज हो जाएगी। मोटा मोटा आप ये समझो, अदरवाइज इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, तो हम इस चीज़ों को नहीं छेड़ रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये चीज़ें आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये सर अब क्या पढ़ाएंगे आप, काफ़ी 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आगे रहता है मैक्सिमम पावर आउटपुट रहता है, साथ साथ लेक्चर होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो किसी को क्या होना चाहिए, किसी को कोई मसला है तो जो मैक्सिमम पावर आउटपुट को देखना चाहते हैं तो सिर्फ वहाँ पे आके देख लें। अब उस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ और तहमीद, आपके बुक में दिया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ या कि पावर, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ EMF सोर्स, वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ EMF सोर्स, EMF सोर्स की एफिशिएंसी की बात की है पहले, फिर बाद में वो करते हैं उसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट की। एफिशिएंसी ऑफ EMF सोर्स, EMF सोर्स की एफिशिएंसी हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं, तो सिंपल ये फार्मूला रट लो, अब इसमें नहीं जाना, आपके बुक में भी दिए हुए हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू, खैर मैं बताऊंगा किसकी इक्वल होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय EMF मल्टीप्लाई बाय 100 कर रखा है आपकी बुक में। एफिशिएंसी को आप 9th क्लास से पढ़ चुके हो, ईटा बोलते हैं। पोटेंशियल को VT बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल है, तो EMF को E बोलेंगे, और यहाँ पे 100 आएगा। हाँ सर आएगा, वाई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब आप देखो फिजिक्स में यही तो मज़ा है, शुरू में बेस को पकड़ना होता है, उसको पकड़ लिया ना, आगे आप बस खुद ही उठे जा रहे। तो हर सब्जेक्ट में खैर इस तरह होता है। आपको ये पता है ये किसकी इक्वल है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, सर कह दें कुछ नहीं जाता, EMF इक्वल होता था माइनस IR दैट इक्वल टू VT इसकी इक्वल होता था, ये पढ़ के आ चुके हो। जो यहीं से जनाब इसको IR को इधर भेज दे तो क्या होगा, VT प्लस IR रहेगा और इधर EMF आएगा। हाँ सर आएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पुट कर दूँ, यस इक्वेशन 1 में पुट करो, ईटा इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई VT प्लस IR होगा। अब VT काट दें क्या, नहीं काट सकते हो, क्यों नहीं काट सकते हो, बीच में प्लस है इसलिए नहीं काट सकते। ऊपर VT किसके बराबर है जनाब, IR के बराबर है, नीचे किसकी IR के बराबर है, प्लस IR। सर अभी IR काट दें क्या, नहीं काट सकते, क्योंकि ये भी प्लस है बीच में, काटने के लिए क्या इतने बेचैनी हो रही है क्या, ये देखें हो रही है तो देख लें। IR नीचे इधर भी I है, इधर भी I है, कॉमन कर दीजिए तो R प्लस R रहेगा, तो अभी R कट सकता है, मुबारक हो, काफ़ी उस पर पहुँच गए हो आप। अब देख लें किसके बराबर आ गया,
एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं। खैर हमारी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, आप यहाँ तक करके स्टॉप करते हैं। ये वाली करते हो ना, बहुत एक अच्छी चीज़ आपको पता चलने वाली है। वो क्या है, ईटा इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई क्या रहेगा जनाब, आर प्लस आर इंटू 100 होगा। देखो मैंने कहा था एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एक लोड रेजिस्टेंस होती है। जब आप लोड रेजिस्टेंस को बहुत थोड़ा रखेंगे, बहुत थोड़ा का मतलब है कि इतना रखें जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो होगा क्या उससे होगा क्या कि मैक्सिमम पावर आपको कितनी होती है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। व्हेन हम रखते हैं आर को स्मॉल आर के बराबर, लोड रेजिस्टेंस को, बाहर वाली रेजिस्टेंस को, मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हमने इतनी रखी जितना अंदर ये वाली रेजिस्टेंस है, इतनी रखी, ये और ये बराबर रखती है। एट दैट टाइम होगा क्या, एट दैट टाइम आपके पास ये जो फार्मूला है इसमें एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। तो ईएमएफ इक्वल टू होगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू 100। तो ईएमएफ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू 100। आर कट गया तो आगे आइए, 100 डिवाइड बाई 2, तो ये 50 आना है, यानी कि 50% रहेगी। यस, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, या लिख दो व्हेन लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन एट दैट टाइम द एफिशिएंसी ऑफ सोर्स विल बी जस्ट 50%। जब R जो है वो R के इक्वल हो जाए तो एफिशिएंसी है वो जस्ट कितनी रहती है बच्चा, 50%। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी रहेगी परसेंटेज। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट के ऊपर, तो आपको समझ बड़ी आने वाली है, या इसे मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर समझ आ गई बेटा। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, या मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहा जाता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो लिख दो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब यही स्टेटमेंट है R इक्वल टू R के, लोड रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम पावर इट स्टेट्स दैट, थ्योरम स्टेट करती है ना हमेशा, स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ EMF, the output of EMF will be maximum. The output of EMF source will be maximum when, कब maximum होगी, when load resistance of circuit becomes equal to what, becomes equal to internal resistance। टाइम कम है, समझ जाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस के राइटिंग का थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर देना, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, इंटरनल डायग्राम बना के शुरू हो जाते हैं शीर अल्लाह के नाम से। यहाँ आपके पास क्या है, कोई सेल है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये ओवरऑल सेल है तो इसके अंदर क्या रहेगी जी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और इसका EMF भी है और ये लोड रेजिस्टर है। ये आप कहानी लिख दो, कंसीडर अ लोड रेजिस्टर एर ऑल एंड EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये आपने कंसीडर कर दिया, ठीक है जी। कंसीडरेशन सारी किस में आएगी, एक्सप्लेनेशन में आपके पास आ जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी पावर डिसिपेट होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पावर डिसिपेट होगी, ज़ाया हो जाएगी। तो पावर डिसिपेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, पावर डिसिपेशन। जो पावर डिसिपेशन है ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में पावर डिसिपेशन का फार्मूला किसके इक्वल होता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ मैं जस्ट फार्मूला लिख दूंगा इस चीज़ का। पावर डिसिपेशन एक होगी पावर ऑफ EMF, वो इक्वल होगी पावर ऑफ लोड प्लस पावर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है। पावर ऑफ EMF को मैं लिख देता हूँ जनाब, अलग अलग करके लिखूंगा, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो IV भी लिख सकते हैं ना, फार्मूला, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, P इक्वल्स टू IV। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, IE लिख सकते हैं, V पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए ये फार्मूला आता है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला है। नहीं आता है सर, हमें तो कुछ भी नहीं आता। देखो यहाँ से देख लो, अगर नहीं आता है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा। वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डिवाइड बाई चार्ज के। तो यहाँ से VQ होगा जनाब, वर्क किसकी इक्वल आएगा, VQ। तो यहाँ पे पुट कर दो VQ/T। तो Q/T को क्या कहते हैं, I, P इज इक्वल्स टू VI।
तो वी आई बनता है, तो वी आई था तो वी की जगह मैंने ई लिख दिया, इस तरह बन गया। समझ आया कि नहीं? तो फिर नेक्स्ट पी एल जो है लोड रजिस्टर का जो पावर है वो होता है आई स्क्वायर आर एल। ये कहाँ से बना? आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। आर एल इसलिए क्योंकि बाहर वाला लोड रजिस्टर की बात हो रही। अब इसी इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ ओम लॉ लगाओ, वी किसकी इक्वल होता है? आई आर के। ओम लॉ लगाने से पी इज इक्वल टू वी की जगह आई आर पुट करोगे, एक आई पहले से है तो आई आई मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? आई स्क्वायर आर हो जाता है ना, आई स्क्वायर आर होता है। यहीं से आपके पास आ गया। तो आर एल है तो आर एल, आर है तो आर एल था तो इसलिए आर की जगह आर एल लिख दिया। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो आई हो जाएगा और आर होगा, स्मॉल आर होगा। सर आई आई दोनों में क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सीरीज़ में करंट सेम होता है, सीरीज़ में ये और ये आपस में सीरीज़ में, इसलिए करंट सेम होता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। समझ आ रही है जी? सीरीज़ में है तो इसलिए करंट सेम होता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हई हई खींची जा रहा है यार, देख के चलना पड़ेगा। समझ आई यहाँ तक पावर डिसिपेशन। अब पावर आउटपुट का फार्मूला क्या होगा ये देखते हैं। पावर आउटपुट का फार्मूला डायरेक्ट यही हम सीरीज़ के लिए लिख रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। अब पावर आउटपुट का फार्मूला लिखना है तो करंट का फार्मूला क्या होगा? तो करंट इक्वल होता है किस चीज़ के? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर इक्वल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में है तो आर इक्वलेंट किसकी इक्वल होगा? आर एल प्लस आर के। सीरीज़ में है तो प्लस करते हैं, मैंने पीछे बताया शुरू में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय आर एल प्लस आर होगा। करंट तो आ गया। इसको अगर इक्वेशन 1 कहें, पावर आउटपुट का फार्मूला लगाओ। पावर आउटपुट का फार्मूला मैक्सिमम पावर आउटपुट का वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। हैं जी सर, यही तो होगा। तो इस आई की जगह आप यही सारी वैल्यू पुट कर दो, इस आई की जगह आई स्क्वायर की जगह पुट कर दो। आई की जगह पुट करेंगे तो पावर आउटपुट का फार्मूला क्या आएगा? ई डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर। हाय हाय, बस पहुंच गए। अच्छा, अभी हिम्मत नहीं हारनी, बस थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा रहता है। ये स्क्वायर दोनों सबके ऊपर चला जाएगा। पावर आउटपुट का फार्मूला होगा ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर का स्क्वायर। अलग अलग कर सकते हैं जी सर, कर सकते हैं। यही तो फार्मूले दिए हुए हैं आपके बुक में, दिए हुए ना फार्मूले तो दिए हुए हैं। तो देख ले मिटा दूं अब इसको, फिर बाद में बना देंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तो। अब डेरिवेशन ज़रूरी है, बोर्ड छोटा सा है तो देख ले। अब यहाँ से ये आ जाएगा पावर आउटपुट ईएमएफ का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई नीचे वालों का देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये आर एल ए है तो आर एल का स्क्वायर बी यानी कि आर का स्क्वायर प्लस 2a की जगह आर एल, बी की जगह खाली आर, यही फार्मूला लगा लो। पावर आउटपुट ईएमएफ का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये क्या होगा? 2RL और स्मॉल आर। आर एल को आर एल, इसको भी आर एल कह दो ना, फिर इसको भी आर एल कह देना कि ये लोड रजिस्टर की वाली बात। लोड रजिस्टर के अक्रॉस हम मैक्सिमम पावर देख रहे हैं, इसलिए आर एल इधर क्यों किया? ये लोड रजिस्टर के अक्रॉस देख रहे हैं। बाहर वाला जो रजिस्टर है, बाहर में लोड का मतलब है कोई बल्ब पंखा कुछ भी हो सकता है, उसके अक्रॉस जो पावर, उसको कब मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, कितनी मिलेगी वो देखना चाहते हैं। वैसे वो 50 मिलती है, शुरू में हमने कैलकुलेट कर दिया था। समझ आएगी नहीं? ठीक है जी। अब यहाँ आपने खुद से प्लस 2RL भी करना है, RL इंटू आर करना है और माइनस 2RL इंटू आर भी करना है। ये मैथ में आप 9th क्लास में करते थे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये चीज़ नीचे वाले डिनोमिनेटर में कर देनी है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये करना है। तो पावर आउटपुट मैक्सिमम अक्रॉस लोड रजिस्टर ये आएगा जनाब ईएमएफ RL। तो ये RL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस 2RL इंटू आर। मैं ये पहले लिख रहा हूँ, फिर बाद में ये लिखूँगा 2RL इंटू आर, आखिर में ये लिख देते हैं 2RL इंटू आर। ये माइनस में चला जाएगा फार्मूला। देखो, अगर a माइनस बी स्क्वायर बनाना हो तो कैसे होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस आना चाहिए। तो यहाँ माइनस के साथ ये सब कुछ क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a RL है, b क्या है? स्मॉल r है। तो इतनी मैथ तो आती होगी। ईएमएफ RL डिवाइडेड बाई क्या होगा? RL माइनस
स्मॉल आर का होल स्क्वायर, 2RL, फिर 2RL आर, 4RL, ये क्या होगा 4RL आर होगा। समझ आ गई सर, समझ आ गई सर, समझ आ गई सर, समझ तो मुझे नहीं आता चलेगा मुल्क ये कैसा। बहुत आसान है। तो हमने कहा था कि जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो, व्हेन RL बिकम इक्वल टू आर हो जाए, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पावर का थ्योरम क्या बनेगा, ये स्टार में पुट कर दो इक्वेशन, तो पावर आउटपुट बनेगी जनाब, इसकी जगह भी क्या लिख दो, स्मॉल आर, नीचे इधर आ जाए, स्मॉल आर माइनस आर प्लस 4R इंटू आर, ये इस RL की जगह भी आर, तो ये आर पहले से था, तो ये तो ज़ीरो हो रहा है, ये सब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये सब की जगह हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पावर आउटपुट आएगा क्या, EMF स्मॉल आर, ये ज़ीरो होगा तो इसलिए मैं आर का स्क्वायर कर दूंगा, ये आर मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर हो जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, पावर आउटपुट EMF डिवाइड EMF का स्क्वायर डिवाइड बाई 4R, ये आपके पास फार्मूला आ गया, ये पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला आ गया, आपकी बुक में बड़ा आर कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आएगी, समझ आ चुकी होगी। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हुआ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो लेक्चर पूरा देखा करें, तो इससे आपको समझ भी अच्छी आने वाली है। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन वगैरह भी करोगे तो बातें मैंने सब कुछ की हुई है, तो अच्छा रहेगा, नोट्स वगैरह रख लें अपने पास, उधर से क्वेश्चन वगैरह लगा लें, ठीक है, नहीं तो मैं खुद भी प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके बताएं तो नोट्स और क्वेश्चंस लाजमी है। जब क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल थोड़े ऐसे रिलेटेड छोटे छोटे डिफरेंट कैटेगरीज़ के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पे नहीं दे पा रहा हूँ, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। तो फिर आगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो MDCAT वगैरह के टेस्टों के लिए वहाँ पे हम इसको पूरा एक वन शॉट चलाएंगे एक एक चैप्टर का, तो वहाँ पे आपसे ये चीज़ें टॉपिक कम डिस्कस कर दिया जाएगा वहाँ पे, और ये MCQs और क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मतलब अपना रिस्पांस दे रहे हो कि सर ये ये लेक्चर अपलोड करें ये वाला, तो खुशी होती है जब आप ऐसा कह देते हो, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।